21 अगस्त 2021 की शाम करीब 4:30 बजे आसाम के लखीमपुर जिले के ढाकुआ खाना में बैठी जुनाली साइकिया के पास उनकी 20 साल की बेटी नंदिता का फोन आता है। 1 घंटा पहले ही बीए थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ था, इसलिए माँ अपनी बेटी का वहां पे इंतजार कर रही थी। तभी वहां पे उसकी बेटी का उसके माँ के पास कॉल आता है। माथे पर चिंता की हल्की लकीरें लिए जुनाली ने कॉल उठाया, लेकिन वो इस बात से पूरी तरीके से अनजान थी कि यह फोन उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाने वाला था जिसे वो जिंदगी भर भुला नहीं पाएगी। फोन उठाते ही सिर्फ 2 शब्द सुनाई देते हैं, माँ माँ, और कॉल जो है वो कट जाता है। ये 2 शब्द किसी और के लिए भले सामान्य होंगे, मगर एक माँ अपने बच्चों की पीड़ा पहचान लेती है। जुनाली को महसूस हो गया था कि उसकी बेटी किसी गहरी मुसीबत में है। वो डर से कांपते हुए आवाज में अपने तुरंत पति नवीन को फोन करती है और रोते रोते बताती है कि नंदिता ने सिर्फ माँ माँ कह के फोन को कट कर दिया है। अब यहाँ पर नवीन ने तुरंत अपनी बेटी के दोस्त की फैमिली यानी कि कश्मीना के पिता देबा दत्ता को कॉल किया, जो दोनों लड़कियों को कॉलेज से घर लाने वाले थे। लेकिन बार बार फोन करने पर भी उनका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसी बेचैनी में नवीन के दुकान पर बैठे उसके जो बेटा था दीपांकर, वो उसको बुलाता है और दोनों बाइक लेकर धेमाजी टाउन की ओर निकल पड़ता है। वे रास्ते में ही थे कि दीपांकर का फोन बजा और दूसरी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि जल्द ही धेमाजी हॉस्पिटल आप आ जाइए। दोनों जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पे कश्मीना और उसके पिता देबा को खून से लथपथ हालत में देखते हैं, जिसके बाद देबा ने गिरे हुए शब्दों में उस भयानक घटना की पूरी कहानी जो है वो सुनाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि समाज की उस बीमारी की तरफ भी इशारा करती है जिसके बारे में लोग बात तक नहीं करना चाहते, लेकिन यह हर घर के लिए जरूरी है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। कहानी की शुरुआत उसी दिन सुबह से होती है जब नंदिता अपने पिता नवीन के साथ घर से निकलकर एग्जाम देने के लिए अपने दोस्त कश्मीना के घर पहुंचती है। दोनों ने साथ में रिवीजन किया और दोपहर 12:30 बजे देबा दत्ता ने उन्हें कॉलेज छोड़ दिया। एग्जाम के बाद दोनों लड़कियां कैंटीन में कुछ खाने ही वाली थी कि देबा ने उन्हें 7 किलोमीटर दूर धेमाजी टाउन ले जाकर मेडिकल स्टोर के पास उतारा और बाइक पार्क करने चले गए। सबको क्या पता था कि इस भीड़ भाड़ वाले बाजार में कुछ ही क्षणों में मौत का नंगा नाच होने वाला है। तभी अचानक एक आदमी अपनी स्कूटी से उतरकर देबा पर टूट पड़ता है। उसने पहले देबा के हाथ पर वार किया, फिर सर पर वार किया, लेकिन हेलमेट होने के कारण वो धारदार हथियार उसके हेलमेट से होते हुए सीने को चीरते हुए निकल पड़ता है। चीख सुनकर भागकर आई कश्मीना पर उसने बेरहमी से वार किया और वो लहूलुहान होकर वहां पर सड़क पर ही गिर जाती है। लेकिन सबसे क्रूर हमला उसने नंदिता पर किया था। उसने उसके सिर पर, छाती पर लगातार 5 वार किए। नंदिता चीख चीख कर रहम की भीख मांगती रही, मगर उस आदमी के अंदर जैसे इंसानियत बची ही नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ खून और बदले का पागलपन भरा हुआ था। कुछ ही सेकंड्स के बीच बाजार खून खराबे का मैदान बन चुका था। लोग डर से दूर खड़े थे और जब भीड़ भाड़ धीरे धीरे हिम्मत जुटाने लगी तो हमलावर धमकी देते हुए वहां से भाग जाता है। फिर एम्बुलेंस आती है और तीनों को हॉस्पिटल लेकर पहुंचाया जाता है। देबा और कश्मीना बच गए, पर नंदिता की हालत अत्यंत गंभीर थी। उसे ब्रह्मपुत्र हॉस्पिटल डिब्रूगढ़ रेफर कर दिया जाता है, लेकिन 4 दिन बाद 25 अगस्त 2021 को वो कोमा में ही दम तोड़ देती है। जिस बच्ची को उसके माता पिता सपने की दुनिया में उड़ते देखना चाहते थे, आज वो यहाँ पे दम तोड़ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़कर हर कोई यहाँ पे सुन्न पड़ गया था। सिर, कंधे और छाती पर गहरे घाव थे, हड्डियां तक यहाँ पर टूट चुकी थी। उसी शाम पुलिस को एक और चौंकाने वाली खबर मिलती है। भारी भीड़ के बीच बस झाड़ियों में एक आदमी छिपा हुआ मिलता है, वही जिसने बीच बाजार में यह हमला किया था। हाथ में दाग, टी-शर्ट पर खून। पुलिस पहुंची और उसे घेराबंदी में लेकर सरेंडर करवाया। वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मैंने उस लड़की को मार दिया जिसने मेरी जिंदगी तबाह की थी। नंदिता ने मुझे ठुकराया, पर मैंने उसे बहुत समझाया, पैर तक पकड़े, फिर भी उसने नहीं माना, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। पूछताछ में यहां सामने आता है कि इस केस का सबसे डरावना सेट वो हमलावर कोई और नहीं बल्कि मेरिल कॉलेज का लाइब्रेरियन रिंटू शर्मा था।
वो कॉलेज जहां नंदिता खुद पढ़ती थी। यह कहानी शुरू हुई थी साल 2020 में, जब नंदिता लाइब्रेरी कार्ड बनवाने गई थी। तभी रिंटू उसकी खूबसूरती से इस कदर आकर्षित हुआ कि वो जुनून में बदल जाता है। वो हर जगह नंदिता का पीछा करने लगता है। पढ़ाई में ध्यान देने वाली नंदिता ने उसे साफ शब्दों में मना कर दिया, लेकिन रिंटू की गलत सोच, उसकी बीमार मानसिकता उसे रोक नहीं पाई। उसने लाइब्रेरी के रिकॉर्ड में उसका नंबर चुराया, मैसेज किए, जबरन कॉल किए और ब्लॉक किए जाने पर वो उसके घर रिश्ते लेकर भी पहुंच जाता है। परिवार वालों ने विनम्रता से यहाँ पे मना किया कि हमारी बेटी अभी छोटी है, अभी हम शादी नहीं करना चाहते। लेकिन रिंटू इस रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस रिजेक्शन को वो अपना इंसल्ट मान बैठा। यही उसके खतरनाक बदलाव की जो शुरुआत थी वो होती है। वो पागलपन की हद पार कर चुका था। उसने अप्रैल 2021 में नंदिता को रास्ते में रोककर खुलेआम धमकी भी दी थी कि अगर वो उसकी नहीं हुई तो वो उसे उठाकर ले जाएगा और मार डालेगा। जब नंदिता ने फिर भी उसे भाव नहीं दिया तो उसने हत्या करने का मन बना लिया। 21 अगस्त 2021 की सुबह उसने एक जान पहचान की महिला से काम का बहाना बनाकर एक धारदार हथियार दाब उधार लिया और एग्जाम के बाद राइट मौके की तलाश करने लगा। जब बाजार में उसे मौका मिला, उसने हैवानियत की सारे हदें जो थी वो पार कर दी। रिंटू का यह अपराध गुस्से का मर्डर नहीं था, यह था पैथोलॉजिकल एंटाइटलमेंट का। ऐसे लोग खुद को मालिक समझते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई ना नहीं कह सकता और जब कोई उनसे दूरी बनाते हैं तो ये लोग बर्बर बन जाते हैं, क्योंकि उनके लिए रिजेक्शन एक अपमान होता है। नंदिता की मौत इसी बीमारी मानसिकता का परिणाम थी। 4 साल की लंबी लड़ाई, 400 पन्नों की चार्जशीट और 41 गवाह के बाद आखिरकार 20 अगस्त 2025 को अदालत ने रिंटू शर्मा को आईपीसी सेक्शन 324, 307 और 302 के तहत दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। साथ ही सरकार को आदेश दिया कि नंदिता के परिवार, देवा दत्ता और कश्मीरा को मुआवजा दिया जाए। यह केस सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। सीख ये है कि प्यार और ऑब्सेशन में फर्क समझना जरूरी है। ना का मतलब हमेशा ना होता है। इसे चैलेंज या इंसल्ट समझना इंसानियत नहीं, कमजोरी है। लड़कियों के लिए भी यह सीख जरूरी है कि अगर कोई लड़का बार बार लिमिट क्रॉस कर रहा है, पीछा कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो इसे इग्नोर मत करो। परिवार को बताओ, दोस्तों को बताओ और जरूरत पड़े तो कानून की मदद लो, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा हथियार अवेयरनेस है। आवाज उठाना कमजोरी नहीं होती, बल्कि खुद को बचाने का पहला कदम होता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।